देखा है और कुछ सूक्ष्मजीव जैसे ट्राइकोडर्मा कैसे बनाना है, यह हम लोगों ने सीखा भी है। लेकिन प्रकृति के माध्यम से हमें जो अलग-अलग सूक्ष्म जीवाणु उपलब्ध होते हैं, जो कि हमें नहीं दिखते, तो प्रकृति के माध्यम से जो-जो सूक्ष्म जीवाणु या सूक्ष्म जो फफूंद होते हैं, वो किस तरह पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। और स्पेसिफिकली देखा जाए तो जो चीज़ें हम लोगों के पास में खेतों में उपलब्ध होती है, सबसे बड़ी बात जो गौ माता है या अन्य पशु है, तो इन पशुओं के गोबर में अलग-अलग तरह के सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो कुछ अलग-अलग जो रिसर्च पब्लिकेशंस है, उनके माध्यम से मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रखना चाहता हूँ। और गाय के गोबर में स्पेसिफिकली जो सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, उसमें बैसिलस सबटिलस है। देखिए, हम लोग मार्केट से अलग-अलग सूक्ष्म जीवाणु खरीद कर लाते हैं और वे सूक्ष्म जीवाणु हम लोग छिड़काव के माध्यम से, फ्लड के माध्यम से या ड्रेंचिंग के माध्यम से देते हैं। लेकिन यही जो सूक्ष्म जीवाणु है, वे सूक्ष्म जीवाणु हमें गोमाता के गोबर में, यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जो रिसर्च पब्लिकेशन की जो चर्चा अभी करने वाला हूँ, तो ऐसे हजारों रिसर्च पेपर है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी किसान भाई ने यह सीखना ज़रूरी है। आज हम लोगों के पास में सारी फैसिलिटीज़ है, जो पब्लिकेशन अंग्रेजी में होते हैं, उनका कन्वर्शन हिंदी में भी आसानी से तुरंत होता है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ समय लगेगा, लेकिन बहुत सी तकनीक है, उन तकनीक के माध्यम से इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, वह ट्रांसलेट की जा सकती है। तो मेरी गुजारिश आप सभी को रहेगी कि आप लोग भी मोबाइल के माध्यम से यह सब चीज़ें कर सकते हो, सीख सकते हो। और अगर यह हम लोग पढ़ते रहे, तो हमारे ज्ञान में जो वृद्धि है वो होती है। और सभी किसान भाई जो मोबाइल में अलग-अलग चीज़ें हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, पर इन संशोधन की जो चीज़ें हैं, उन्हें भी अगर पढ़े, क्योंकि अभी कक्षा में जो सारे किसान भाई उपलब्ध है, हर किसी के पास में एंड्रॉयड फ़ोन है और उस एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल होता है। गूगल के साथ में अन्य जो रिसर्च या संशोधन की जो साइट्स है, वह भी अवेलेबल है। तो मुझे ऐसा लगता है इन सब चीज़ों का उपयोग हम करें और यह चीज़ें हम लोग पढ़ें। और जिन किसान भाइयों को अंग्रेजी में पढ़ना में दिक्कत नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें यह चीज़ें समझ के अन्य किसान जो अंग्रेजी में नहीं समझ पाते, तो उन्हें सिखाना चाहिए। अब यहाँ अगर हम लोग इन अलग-अलग संशोधन में देखें, तो गौ-माता के गोबर में बैसिलस सबटिलिस है। इस बैसिलस सबटिलिस के अगर हम लोग अलग-अलग उपयोग अगर देखें, तो यहाँ देखिए कि 3 तरह के जो उपयोग यहाँ दिए
कि किसी भी फसल की वृद्धि करना है, यानी जैसा हम लोग कहते हैं कि प्लांट की ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी होता है, तो प्लांट की जो ग्रोथ है, उसकी जो वृद्धि है, वह करने का कार्य बैसिलस सबटिलिस, यह सूक्ष्म जीव जो गौ माता के गोबर में होता है वह करता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बैक्टीरिया और फफूंद में डिफरेंस नहीं जानते, लेकिन यह जो बैसिलस सबटिलिस है, यह एक जो सूक्ष्म जीव है, यह बैक्टीरिया है। और दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट उपयोग यहाँ दिखाया गया है, वह है फास्फोरस का उपलब्धता बढ़ाना। यानी हम लोगों ने आज तक जो रासायनिक खाद के माध्यम से अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर जो दिए हैं, उनमें फास्फोरस की मात्रा जो देने के बाद में मिट्टी में ही रह जाती है, ना तो वो पानी के साथ लीच आउट होता है, ना तो वह पौधे को उपलब्ध होता है। तो फास्फोरस जब तक पौधे को उपलब्ध नहीं होता है, तब तक कोई भी प्लांट की वृद्धि होना मुश्किल है। यानी यहाँ जो पहला एक एप्लीकेशन लिखा कि किसी भी फसल की वृद्धि होना यानी प्लांट की ग्रोथ करना, तो यह वृद्धि किस वजह से होगी? तो मेनली जो हम लोग हमारे खेतों में जो अलग अलग तरह के खाद देते हैं, उसमें मुख्यतः फास्फोरस होता है, जैसा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो यह दिया गया जो फास्फोरस है, यह जब तक उपलब्ध नहीं होता, तब तक फसल में जो बीमारियां जो दिखती है, उसके अगेंस्ट रोग प्रतिकारक क्षमता, जैसा कोई भी फसल में जो बीमारी लगती, तो वो बीमारी ना लगने के लिए भी इस फास्फोरस का कुछ स्पेसिफिक रोल दिया गया है। यानी देखिए कि फसल की वृद्धि करना है तो पहले फास्फोरस चाहिए, और फसल बीमारी या कीड़ों से बचना चाहिए, उसके लिए भी फास्फोरस लगता है। और उसी वजह से बड़े पैमाने पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम खेतों में किसान भाइयों को डालने के लिए कहा गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से। लेकिन इस फास्फोरस का उपयोग बड़े पैमाने पे होने लगा, क्योंकि हमें फसल की जैसा जो प्रोडक्टिविटी है, जो यील्ड है, यह देने की वजह से बढ़ने लगा। इसलिए हम लोग जहाँ पे एक गोनी डालते थे, आज 3-3, 4-4 गोनियां हम लोग डालना शुरू किए। लेकिन एक उस समय एक चीज ऐसी हुई कि हम लोग सिर्फ खाद डालते गए, और सिर्फ खाद डालने की वजह से, और स्पेसिफिकली सिर्फ रासायनिक खाद जो केमिकल फर्टिलाइजर है, सिर्फ वही देने की वजह से, और जो हम लोगों की पहली प्रैक्टिस थी कि हम लोग गोमाता का गोबर हो या अन्य पशुओं का जो गोबर है वह भी डालते थे, लेकिन सिर्फ केमिकल खाद डालते रहे, मिट्टी में फास्फोरस बढ़ती रही, और गोबर खाद या अन्य जो खाद है वह ना डालने की वजह से उन सब गोबर खाद में यह जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वही जीवाणु यह फास्फोरस उपलब्ध करा के देते हैं। और यह फास्फोरस सालों साल वहां पे हम लोग डालते रहे, और जैसा इससे पहले भी मैंने कहा है कि फास्फोरस अगर बड़े पैमाने पे मिट्टी में जाकर फंसता है, तो मिट्टी सख्त होती है,
और मिट्टी सख्त होती है, उसका जो परिणाम है आज हम लोग देख रहे कि जहां 2 बैलों से जुताई होती थी, आज हमें 60 एचपी का ट्रैक्टर लगता है महाराष्ट्र में कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन एवरेज 40 एचपी 45 एचपी के ट्रैक्टर हर जगह हमें देखने को मिलते हैं। यानी अति रासायनिक खाद के एप्लीकेशन की वजह से मिट्टी सख्त होके अब बंजर होती जा रही है। और एक चीज हमें देखने को मिलता है कि फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि मिट्टी पथरीली होती जा रही है। जो पानी रीच आउट होना चाहिए बारिश के बाद में, वह होना बंद हुआ है। और जैसा गोमाता के गोबर में बैसिलस सबटिलिस पाया जाता है, उसी तरह अन्य सूक्ष्म जीवाणु भी या अन्य सूक्ष्म जीव भी इसमें पाए जाते हैं। स्लाइड चेंज हुआ है दादू, शरद भैया? जी। ओके। तो गौ माता के गोबर में अन्य जो सूक्ष्मजीव है वह कौन से हैं, इसके बारे में बहुत से रिसर्च पेपर हमें मिल सकते हैं। अभी यहां देखिए, यानी मैं एक एक वर्ड, जैसा मैंने कहा है कि इन रिसर्च पब्लिकेशन में कि एक एक जो वर्ड होता है वह इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहां लिखा है टेबल 1, माइक्रोबियल लोड 1 into 10⁵ per gram of fresh and aged cow dung। वो CD का मतलब काउ डंग ऑन पेट्री प्लेट्स। अब यहां देखिए कि पेट्री प्लेट्स के बाजू में भी 18 mm इंटू 100 mm, यानी 18 मिलीमीटर इंटू 100 मिलीमीटर। ये जो लाइन मैंने पढ़ी है अभी, इस लाइन में जो हर शब्द लिखा है उस शब्द का मैं विवरण यहां पे करता हूं। और इसी तरह हर शब्द का महत्व होता है। जैसा माइक्रोबियल लोड, जैसे हम लोग हमारे खेतों के लिए जो सूक्ष्म जीवाणु युक्त या सूक्ष्म जीव युक्त जो प्रोडक्ट्स मार्केट से लाते हैं, अगर हम लोग अच्छी तरह से देखें तो उस बोतल या उस पैकेट पर जो स्टिकर लगा होता है, उस स्टिकर पर माइक्रोबियल लोड दिया होता है। और वही जो लोड है उसमें से हम लोग समझ पाते हैं कि इसमें वह सूक्ष्मजीव, उसकी संख्या कितनी है। यहां पे लिखा है 1 into 10⁵ पर ग्राम। यानी अगर हम लोग गौ माता का फ्रेश गोबर लेवे, या नीचे थोड़ा सा देखिए इस टेबल में फ्रेश सीडी, फ्रेश सीडी का मतलब फ्रेश काउडंग, 6 month एजेड सीडी यानी 6 महीना पुराना गोमाता का गोबर, उसके बाद में 1 year एजेड काउडंग। यानी अभी जो हमें गोबर मिला वह 6 महीना पुराना और 1 साल पुराना गौ माता का गोबर। अगर इन गोबर का अगर हम लोग टेस्टिंग करवावे तो उसमें अलग अलग तरह के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। यहाँ पे जो भी रिसर्च इन साइंटिस्ट लोगों ने जो किया, उसमें उन्हें यह चीज पाई कि बैक्टीरिया का जो प्रमाण है, अगर गोमाता का गोबर फ्रेश होवे तो उसमें 79.3 into 10⁵
यानी ऊपर देखिए माइक्रोबियल लोड में वहां सबके लिए दिया है कि ये जो भी फिगर्स यहाँ पे लिखिए इनटू 10⁵ कुछ कुछ चीजें समझने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे। इसका मतलब ऊपर जो लिखा है 10⁵, उसका मतलब यह होता है कि एक के बाद हमें 5 जीरो लगाना होता है। 10⁻⁶ अगर 6 है तो एक के ऊपर 6 जीरो, 10⁻⁷ है तो एक के ऊपर 7 जीरो, 7 है तो 7, 8 है तो 8 जीरो, 9 है तो 9 जीरो। तो मैं आप सभी को, जो भी किसान भाई अभी यहाँ उपलब्ध है, आपने जो भी पैकेट खरीदे, जो भी बोतलें खरीदी, तो आपने कितना काउंट उस बोतल में पढ़ा है या देखा है? मुझे आपसे जवाब चाहिए किसी भी किसान भाई के माध्यम से। हाँ शरद भैया। बोले वो ऋषि जी बोले, यदि आपको मालूम है तो। मैंने ट्राइकोडर्मा लिया है जिसकी 10 × 10⁸ रहती है, और बेवेरिया बेसियाना उसका भी यही लगभग यही रहता है। तो यह जो चीज यहाँ पे अभी जो हम लोग समझ रहे हैं, जैसा 10⁸, अब जैसा 10⁸ का मतलब होता है 10 करोड़, क्योंकि एक पर अगर 7 जीरो है तो उसको 1 करोड़ कहा जाता है, और एक के ऊपर अगर 8 जीरो है तो वह 10 करोड़ होता है। अब यहां देखिए कि गौ माता का अगर हम लोग फ्रेश गोबर लेवे तो उसमें 1.5 ट्राइकोडर्मा का जो लिखा है उसके सामने जो आंकड़े हैं वह देखिए। ट्राइकोडर्मा का फ्रेश गौ माता के गोबर में 1.5 इंटू 10⁵, इसका मतलब फ्रेश अगर गोबर लेंगे तो 1.5 लाख, क्योंकि 10⁵ का मतलब एक पर 5 जीरो, तो 1.5 लाख सूक्ष्म जीव स्पेसिफिकली ट्राइकोडर्मा हमें फ्रेश गोबर में मिलते हैं। लेकिन वही गोबर जब 6 महीना पुराना होता है तो ट्राइकोडर्मा 1.5 लाख से 3 लाख हो जाता है। लेकिन आप देखिए आखिरी कॉलम में लिखा है 3 लाख की, जो 6 महीने में 3 लाख थे वह एक साल के बाद में 8.2 लाख ट्राइकोडर्मा 1 ग्राम गौ माता के गोबर में पाए जाते हैं। अभी यहाँ पे आप सभी किसान भाई एक सवाल पूछ सकते हैं, हर किसी के मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर ट्राइकोडर्मा गौ माता के गोबर में हमें मिलता है तो ट्राइकोडर्मा हमें बनाना क्यों चाहिए? हम हमारे प्रयोगशाला में ट्राइकोडर्मा क्यों बनावे? तो बेसिक रीजन यह है कि आज ये जो भी डेटा है, जो भी चीजें अवेलेबल है, आज गौ माता को हम लोग जिस तरह का खाना खिलाते हैं, जो भी पौधा जैसा ज्वार या मक्का या गन्ना, इन सब चीजों को गौ माता को खिलाया जाता है। लेकिन इन सब जो भी पौधे हैं, यह पौधों पर भी छिड़काव होने लगा है। पहले ज्वारी पे छिड़काव नहीं होता, पहले गन्ने में भी छिड़काव बहुत कम मात्रा में होती थी, और मक्के में भी छिड़काव बहुत कम होते थे। लेकिन आज कोई भी फसल छिड़काव के बगैर हो नहीं पाती, और जब यह पेस्टिसाइड उस मक्के के ऊपर छिड़काव होता है
और छिड़काव किया हुआ मक्का जब गोमाता को खिलाया जाता है, ये जो सूक्ष्म जीवाणु है यह नेचुरली गोमाता के पेट में नहीं होते हैं। यह जो पौधा खिलाया जाता है, क्योंकि यह मिट्टियों में होते हैं, मिट्टियों के माध्यम से वो पौधों में आते हैं और पौधों के माध्यम से जब यह गोमाता या अन्य पशुओं को खिलाया जाता है तो उनके पेट में से डाइजेशन के माध्यम से यह सूक्ष्म जीवाणु गोबर में आते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में ही यानी हम लोगों ने मिट्टी में फर्टिलाइजर दिए, पौधों पे हमने पेस्टिसाइड का छिड़काव किया और यह चीज 1 साल 2 साल नहीं हुई, यह चीज पिछले 60-65 सालों से हो रही है। और उस वजह से जो सूक्ष्म जीव है, हम लोग सोच सकते हैं कि अगर मैं यह चीज कहूं कि हमें अगले 60 साल सिर्फ वड़ा पाव, पाव भाजी, पिज्जा, बर्गर खाना है, हमें ज्वारी की रोटी नहीं खाना है, तो हमारा शरीर और आने वाले पीढ़ियों का शरीर कैसा बन सकता है, यह हम सोच सकते हैं। यानी एक सिंपल सा अगर हम लोग चेंज हम लोगों के लाइफस्टाइल में लाए कि आज हम लोग जो प्राकृतिक खाना खाते हैं, ज्वार है, बाजरा है, यानी पहले हम लोग ये चीजें खाते थे, लेकिन उस ज्वार पे से हम लोग गेहूं पे आए, हम लोग चावल पे आए, लेकिन आज की जो पीढ़ी है वह पीढ़ी पिज्जा, बर्गर, इन सब चीजों पे आई है और इसके दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं। तो यही इस रिसर्च पब्लिकेशन में भी दिया गया है कि गोमाता या अन्य पशु का जो खाना होता है उसमें अगर अति प्रमाण में छिड़काव होवे, उस मिट्टी में बड़े पैमाने पे अगर फर्टिलाइजर दिया जावे तो मिट्टी बंजर होते जाती है और जिस पौधे पे छिड़काव होता है उसमें का जो केमिकल है, जो केमिकल पेस्टिसाइड हम लोगों ने छिड़काव किए, वह गोमाता के पेट में आता है और वही केमिकल डाइजेस्ट यानी डाइजेशन के माध्यम से वही केमिकल गोमाता के गोबर में, गोमाता के दूध में, गोमाता के गोमूत्र में पाया जाता है। और यहां देखिए कि एक सिंपल सा टेबल, एक रिसर्च पेपर में का एक टेबल एक्सप्लेन करने के लिए मिनिमम 15 से 20 मिनट जाता है, मिनिमम 15 से 20 मिनट। अगर सालों साल हम लोग इस रिसर्च लाइन में रहे तो हमें 5 मिनट में टेबल समझ में आता है, लेकिन जैसा मैंने कहा है कि सबसे बड़ी जरूरत आज अगर किसानों के लिए कुछ होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसान भाइयों को यह सब चीजें सिखाना जरूरी है। और हर चीज अगर हम लोग पढ़ पाए, भले ही वो अंग्रेजी में हो, भले ही वह हिंदी में हो, भले ही वह लोकल लैंग्वेजेस में हो, पर उसके माध्यम से हमें यह चीजें समझ में आती है। अब यहां देखिए ट्राइकोडर्मा का काउंट बढ़ता हुआ गया है, 1.5 लाख से 3 लाख से 8 लाख हुआ है, लेकिन वही जगह पे आप देखिए बैक्टीरियल काउंट 79.3, 59.9 और 40.5, तो बैक्टीरियल काउंट कम होता हुआ दिखा है। लेकिन आप लास्ट वाला रो देखिए जिसमें एक्टिनोमाइसेट्स लिखा है, फ्रेश काउडंग में 2, 6 मंथ में 8 और 1 ईयर में 16। इसका मतलब फ्रेश काउडंग और 1 साल पुराना जो काउडंग है, गोमाता का जो गोबर है, 8 गुना
8 गुना एक्टिनोमाइसेट का नंबर बढ़ा हुआ दिखा है। और ट्राइकोडर्मा भी 1.5 से हम ऐसा मानते हैं कि 7.5 हुआ है, 8.2 के जगह पे 1.5 से 7.5 हुआ है। इसका मतलब 5 गुना ट्राइकोडर्मा में वृद्धि हुई है। अब यह जो दो सूक्ष्म जीव है, ट्राइकोडर्मा और एक्टिनोमाइसेट, ये दोनों सूक्ष्म जीव एग्रीकल्चर में बड़े पैमाने में उपयुक्त होते हैं। जैसा ट्राइकोडर्मा की जो एप्लीकेशंस हम लोगों ने इससे पहले भी देखे हैं कि यह बहुत अच्छा बायोफंगीसाइड है, यह बहुत अच्छा फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर है, यह बहुत अच्छा पेस्टिसाइड डिग्रेडर है, यह बहुत अच्छा कीटनाशक है, बहुत अच्छा जो निमाटोड की दिक्कतें अलग अलग वेजिटेबल्स में हमें देखने को मिलती है, फ्रूट क्रॉप्स में देखने को मिलती है, निमाटोड कंट्रोल ट्राइकोडर्मा अच्छे से करता है। और ऐसे बहुत से एप्लीकेशन है, उसी वजह से ट्राइकोडर्मा को संजीवनी कहा जाता है। और मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग मिट्टी में खाद कम डालें, फसल पे कम छिड़काव करें, तो पशुओं के लिए भी जो खाना है वह रेसिड्यू फ्री मिलेगा। और अगर प्राकृतिक माध्यम से कोई भी फसल, यानी वो गोमाता का खाना हो या हमारा खाना हो, अगर प्राकृतिक रूप से बनाई जाए तो पेस्टिसाइड कम आएंगे, और पेस्टिसाइड अगर कम आएंगे तो गोबर का क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा, दूध का क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा, और गोमूत्र का क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा। और यहाँ जो डेटा सामने है कि फ्रेश काउडंग और 1 साल पुराना, और इसीलिए उस काउडंग का डीकम्पोजिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी गोमाता के पेट से जब गोबर आता है तो नॉर्मली डाइजेस्टेड ही आता है, लेकिन फसल को देने लायक वह 1 साल बाद होता है। और जैसा हम लोग कहते हैं कि गाय का गोबर, उसका कन्वर्शन चाय की पत्ती जैसे बन जाती है। चाय बनाने के बाद में चाय पत्ती का जिस तरह टेक्सचर आता है, उस तरह का गोमाता का या अन्य पशु का गोबर होना चाहिए, और उसको समय लगता है। इससे पहले रामकृष्ण रघुवंशी जी ने एक सवाल किया था कि जिस तरह गोमाता के गोबर का डिकम्पोजिशन होके खाद बनता है, उसी तरह मनुष्यों की जो विष्ठा होती है, तो उसे कितना समय लगता है, या हम लोग उसका उपयोग, अगर जैसा उन्होंने फ्लाइट का एक एग्जाम्पल दिए थे, तो हर प्राणी या मनुष्यों के माध्यम से जो भी हमें वेस्टेज मिलता है, उसके डिकम्पोजिशन के लिए विशिष्ट समय लगता है। यहाँ पे देखिए, गोमाता का गोबर नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि हम, यानी वो पुरानी आदत थी, हम लोग साल भर पूरा गोमाता का गोबर खेतों में एक जगह जमा करते थे, एक गड्ढा करके, और उसको 1 साल के बाद में हम खेतों में डालते थे। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में मनुष्यों की जो विष्ठा है, उसको डिकम्पोज अगर करना है तो 3 साल का समय लगता है। क्योंकि जैसा यहाँ पे इस गोबर में हम ये अच्छे जो सूक्ष्म जीव है उनके नंबर देख रहे, उसी तरह इन गोबर में भी कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव है जो मिट्टी के लिए भी हानिकारक होते हैं, या स्पेसिफिकली कुछ जैसे आगे वाले कुछ स्लाइड्स में है कि कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो जलचर प्राणियों के लिए, जैसा मछली है, मछली के लिए कुछ सूक्ष्म जीव तकलीफदायक होते हैं। और इन सब चीजों पे बहुत बड़ा संशोधन होता है, बहुत बड़ा संशोधन हुआ है, सब चीजें लिखी है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। तो इसी वजह से 1 साल
डिकम्पोज किया हुआ जो खाद है वही यूज करना चाहिए। ये हर किसी साइंटिस्ट का भी मानना है, और जो अनुभवी किसान है जो सालों से गोमाता का गोबर यूज कर रहे, वह भी यही कहेंगे कि हमें उस गोबर को अच्छे से डिकम्पोज करना जरूरी होता है। और जैसा यहाँ मैंने ट्राइकोडर्मा के एप्लीकेशंस बताए, जो नीचे में एक्टिनोमाइसिट लिखा है जिसका प्रमाण 2 लाख से लेकर 16 लाख तक हुआ है एक साल में, लेकिन ये जो वृद्धि है, यह जो काउंट है, यह काउंट 1 ग्राम गोबर का काउंट है। आप सोचिए 1 ग्राम गोबर में अगर 16 लाख एक्टिनोमाइसिट, 8 लाख ट्राइकोडर्मा है, तो हम कितना क्वांटिटी में गोबर डालते हैं, और इस टोटल क्वांटिटी में सूक्ष्म जीवाणु कितने पाए जाते हैं। अगर वह हम लोग कैलकुलेट करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यह डेटा अगर 100% उसी तरह है तो हमें बाहर से सूक्ष्मजीव लाके डालने की जरूरत नहीं है। पर पिछले 60 सालों से जो केमिकल फर्टिलाइजर हम लोगों ने मिट्टियों में दिया, जो पेस्टिसाइड हम लोगों ने छिड़काव किए, उस वजह से जो सूक्ष्म जीवाणुओं का जो काउंट है वह काउंट 80 to 90% और कुछ कुछ जगह पे 95% काउंट कम हुआ है। और यह मिट्टी को फिर से जीवित अगर करना है तो पर्याय पशुधन है, पर्याय अलग अलग तरह के जो पौधे, जैसा हम लोग हरियाली वाला जो चारा है, वह चारा भी मिट्टी सुधार कार्यक्रम में हम लोग उपयोग करते हैं। तो यह जो सब चीजें है, यह चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें भी इसका महत्व समझना जरूरी है और आने वाली पीढ़ियों को भी। अभी जैसा एक चीज यहाँ पे एक क्लियर कट डिफरेंस में यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जैसे हम लोगों के यहाँ पे जैसे हरी घास हम लोग मिट्टी में गाड़ देते हैं, यानी कुछ पर्टिकुलर समय तक हम लोग उसको उगाते हैं और मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़े, इस कारण हम उसे मिट्टी में गाड़ देते हैं। लेकिन वही फसल जब गोमाता के पेट से या पशु के पेट से निकल के आती है और गोबर के माध्यम से हमें मिलती है, तो डाइजेशन के माध्यम से अन्य सूक्ष्मजीव उस गोबर के माध्यम से हमें अच्छी तरह मिल जाते हैं, और उसी पौधे का जो डायरेक्टली हम लोग मिट्टी में गाड़ते हैं और जो गोबर हम लोग डालते हैं, और वह भी उसे फर्मेंट करके 1 साल तक उसे डिकम्पोज करके जब गोबर डालते हैं, तो उसमें यह जो पे डेटा जो अभी दिया गया है कि अलग अलग सूक्ष्मजीव और उनकी संख्या भी बढ़ती है। अब यहाँ एक चीज जो इसी स्लाइड में हमने देखा है कि ट्राइकोडर्मा का काउंट बढ़ रहा है, एक्टिनोमाइसिट का काउंट भी बढ़ रहा है, लेकिन जीवाणुओं का काउंट यानी बैक्टीरिया का जो काउंट है वह काउंट 79 से 40 तक गया है। अब यहाँ पे एक चीज, यह चीज समझना जरूरी है कि आप देखिए हम लोग जब ट्राइकोडर्मा का फ्लास्क में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वह लिक्विड में किया जाता है। तो लिक्विड जब स्टेज होती है तो उस स्टेज में बैक्टीरियल काउंट ज्यादा बढ़ता है, और इसीलिए बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, लिक्विड फर्मेंटेशन किए जाते हैं, और फंगल जो फर्मेंटेशन है मेनली सॉलिड स्टेट के माध्यम से किए जाते हैं। और आप देखिए हम लोग
ट्राइकोडर्मा जहां पे शेकर है, उस शेकर के माध्यम से भी सिर्फ 8 घंटा उसको घुमाते हैं। पहला 8 घंटा रोटरी शेकर में घुमाया जाता है और 8 घंटे के बाद में वह फ्लास्क हम लोग निकाल लेते हैं और किचन ओटा पे रखते हैं। लेकिन जो हम लोगों ने इटारसी में जो किसान भाइयों के माध्यम से जो प्रयोगशाला की, वहां पे रोटरी शेकर नहीं है। प्लास्टिक के डिब्बों में हम लोग ट्राइकोडर्मा बना रहे, और जब उसमें हम लोग इनोकुलेट करते हैं तो उस इनोकुलेशन करने के बाद में वो डिब्बा रोटरी शेकर पे रखा नहीं जाता है, वह डिब्बा किचन के ओटे पे रखा जाता है, या जो भी सुविधा किसान भाई के पास में उपलब्ध है, लेकिन उसे हिलाया नहीं जाता, स्टैटिक रखा जाता है। और उस वजह से सॉलिड स्टेट कंडीशन जब भी रहेगी तो फंगल कल्चर्स अच्छे से बढ़ते हैं। और इसी का रीजन है कि फ्रेश काउडंग और पुराना काउडंग वो सॉलिड स्टेट कंडीशन होती है, और उस वजह से सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन किया जाता है किसी भी फंगल कल्चर को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब बैक्टीरियल कल्चर हम लोग करना चाहते हैं तो आप देखिए, जैसा जो भी रोटरी शेकर है, फर्मेंटर्स है, ये नई नई तकनीकें आई है, उसके माध्यम से बैक्टीरियल कल्चर्स बढ़ाया जाता है। आने वाले कुछ जो भी कक्षाएं होगी उसमें इन सब चीजों पे चर्चा होगी। लेकिन आप देखिए कि यह एक जो टेबल है, वह टेबल अच्छे से एक्सप्लेन करने को एक आधा घंटा लग गया। अब आप सोचिए कि हर रिसर्च पेपर में मिनिमम 2 से 3 टेबल 4 टेबल होते हैं, और एक रिसर्च पेपर भी अच्छे से पढ़ना अगर हम चाहे तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा जो बच्चे बीएससी, एमएससी यानी मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो करते हैं, उन स्टूडेंट्स को भी एक रिसर्च पेपर अच्छी तरह से पढ़ने के लिए शुरुआती दौर में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। क्योंकि वह जो रिसर्च पेपर होता है, उस रिसर्च पेपर में जैसा मैंने यहाँ पे एक एक शब्द का विवरण किया है कि माइक्रोबियल लोड यानी क्या, फ्रेश काउडंग यानी क्या, एजेड काउडंग यानी क्या। अब यहाँ पे आप देखिए, पेट्री प्लेट के सामने लिखा है 18 mm इंटू 100 mm। दादू, इसका मतलब कोई बता पाएगा? शरद भैया? जी सर। जी, ये जो पेट्री प्लेट के सामने लिखा है 18 mm इंटू 100 mm, इसका मतलब क्या है? इसकी थिकनेस है सर ये। जैसा आपके पास में जो पेट्री प्लेट आई है तो उसका डायमीटर आपने चेक किया शरद भैया? हाँ सर, वो ऐसा नापा तो नहीं सर कभी उसको, कितने mm? तो भी अंदाजन कितना है सर 18 mm की। ये इतना ही होगा, इतना ही होगा सर, 18 mm के कर लगभग। 100 mm है सर उसकी डायमीटर। उसकी डायमीटर जो 100 mm आप सभी लोगों को भेजा गया है, आप स्केल पट्टी लाइए, आप देखिए, आपको 90 मिलीमीटर मिलेगा, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग साइजेस के पेट्री प्लेट मिलते हैं। आप लोगों को जो पेट्री प्लेट दिया गया है वह 100 की जगह 90 मिलीमीटर यानी 9 सेंटीमीटर का डायमीटर वाला पेट्री प्लेट है। और यह जो 18 mm लिखा है, यह वह जो ऊपर का लीड होता है उसका जो हाइट है 18 mm, हाइट 18 mm भी रखा है, और जो डायमीटर है 100 मिलीमीटर के जगह 90 मिलीमीटर है। तो यह जो सब चीजें हैं, यह कुछ ना कुछ उसके पीछे साइंस होता है। और यहाँ पे जो नाम लिखा है पेट्री,
यानी प्लेट से पहले लिखा है पेट्री प्लेट। तो पेट्री नामक साइंटिस्ट ने इसका संशोधन किया और उस वजह से उस प्लेट का नाम पेट्री प्लेट दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे आने वाले समय में, तो उस शब्द का, उस लाइन का, उसका अर्थ हमें समझना चाहिए। अभी यहाँ पे आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये जो आंकड़े लिखे हैं, मान लो ट्राइकोडर्मा में 1.5, 3, 8.2, लेकिन उसके सामने 3 के सामने या 8.2 के सामने देखिए, 8.2 के सामने प्लस माइनस कितना लिखा है? प्लस 8.2 के सामने +-4 लिखा था। 0.3। 0.3। तो उसका मतलब क्या है? 0.3 का मतलब क्या है? उतना वेरिएशन हो 3 सकता है सर, प्लस या माइनस। नहीं सर, 0.3 बढ़ सकता है और 0.3 कम भी हो सकता है। प्लस माइनस का मतलब ये होता है। आप दोनों ने सही आंसर दिया है, यानी 8.2 प्लस 0.3, 8.2 माइनस 0.3, यानी ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। नीचे देखिए लिखा है प्लस माइनस का मतलब क्या है, टेबल में दिख रहा है। प्लस माइनस के पास में क्या लिखा है तुलाराम जी? सर वो नीले अक्षर में दिख रहा है, वो मुझे दिख नहीं रहा, प्लीज। नहीं, दिख रहा है जी, स्टैंडर्ड टेबल डेविएशन लिखा है। यस, तो प्लस माइनस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मेरा यह कहना है कि इस टेबल पे हम लोगों ने आधे घंटे से चर्चा कर रहे हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप आपके घर में, आपके आने वाली पीढ़ियों में जी अनम्यूट कर लें डॉक्टर साहब। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अनम्यूट कर ले सर। यानी आपकी जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, एक लड़का या लड़की हमें कृषि का जो साइंस है उस फील्ड में डालना जरूरी है, तो ही आगे चल के कृषि रहेगी। नहीं तो आज हर माता पिता को लगता है कि मेरा बेटा डॉक्टर होवे, मेरा बेटा इंजीनियर होवे, और कृषि का नंबर सबसे आखिरी में आता है। 12वीं कक्षा के बाद सबसे पहला सोचा जाता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा वकील बने, और कृषि का नंबर आता ही नहीं है। और अगर हमारे आने वाली पीढ़ियां अगर यह चीजें समझे, पढ़े लिखे, शुरुआती दौर से करे, तो उन्हें कृषि का महत्व, और कृषि के माध्यम से ही सारी चीजें हो रही है। आज अलग अलग जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं, यह प्रॉब्लम्स कृषि के माध्यम से, यानी एक बड़ा बड़ा रोल है कृषि का। केमिकल फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज किए, मिट्टी खराब हो गई, मिट्टी खराब हुई, पानी खराब हुआ, पानी खराब हुआ, फसल खराब हुई, फसल खराब हुई, उसके न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, हम लोगों का शरीर खराब हो रहा है, हम लोगों का ब्रेन खराब हो रहा है, उसी वजह से हवा खराब हुई है। और अगर प्रकृति के बारे में हम लोग ना सोचे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ियां, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि दादू जैसे लोग आज उम्र के 70-75 सालों में हैं, लेकिन अच्छी तरह से जी पा रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां बहुत दिक्कत में रहेगी अगर हम लोग 100% केमिकल फार्मिंग पे रहेंगे, तो सच में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और आप सभी से मेरी गुजारिश रहेगी
कि धीरे धीरे इस केमिकल के जाल से हम लोग कम करते हुए 50% केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर पे हम लोग 3 सालों में आ सकते हैं। हर साल 10%, 15% कम कीजिए, और डेफिनेटली अगर यह केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग अगर हम लोग कम करें तो यहाँ पे जो गौ माता के सिर्फ गोबर का एक स्टोरी हुआ है, हमारी मिट्टी भी अच्छी रहेगी, पशुओं का खाना भी अच्छा रहेगा और हमारा खाना भी अच्छा रहेगा। और मिट्टी अच्छी रही तो पानी का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, और जब मिट्टी और पानी का क्वालिटी अच्छा रहेगा तो हवा का क्वालिटी भी अच्छा होगा। और इसी तरह यानी इस चीजों का विवरण आने वाले कुछ कक्षा में हम लोग करेंगे। यहाँ पे मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, लेकिन एक ओवरव्यू आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जैसा मैंने गोमाता के गोबर के बारे में कहा, अब आप सोचिए कि हमारे पास में अलग अलग कौन से पशुधन है, और उन अलग अलग पशुधनों में हमारे पास में कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो टेबल दिया है, बस उसी टेबल का विवरण यहाँ हिंदी में मैंने करने का प्रयास किया है। यानी केचुआ खाद है, मुर्गी का खाद है, गौ माता है लेकिन विदेशी है, भैंस है, बकरी है लेकिन विदेशी है, सुअर है लेकिन विदेशी है, क्योंकि यह जो पब्लिकेशन है यह अलग देशों से आई हुई पब्लिकेशन है। और इन सब पशु या पंछियों के माध्यम से जो खाद हमें मिलती है, उन खाद में कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उसका विवरण दिया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सुडोमोनास है, बैसिलस है, ऑर्थ्रोबैक्टर है, फ्लैवोबैक्टीरियम है, अल्कालिगन्स है, स्ट्रेप्टोमाइसिस है। अब मेरा ये मानना है कि मैं खुद, यानी आप अगर मुझे सरलता से पूछे कि मैं खुद इन सब जो सूक्ष्म जीवों के नाम अभी मैंने जो पढ़े हैं, तो इसी तरह का मेटाराइजियम नामक जो सूक्ष्म जीव है उस पे मैंने काम किया, लेकिन काम कम से कम 7 से 8 साल चला, और 8 सालों में भी उसकी सारी चीजें नहीं समझ पाए। और एक चीज मैं आप सभी को यहां कहना चाहता हूं कि जो लेबोरेटरी में मैंने पीएचडी किया, जो ग्रुप में मैंने काम किया, उसी ग्रुप में मेरे साथ में 4 ऐसे स्टूडेंट्स थे कि जो चारों हम लोग मेटाराइजियम पे काम कर रहे थे, और चारों बंदों ने मेटाराइजियम पे पीएचडी की है। अब आप सोचिए कि मैंने मेटाराइजियम का एक छोटा सा टॉपिक लेके काम किया, उसके लिए मुझे 8 साल लग गए। और मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूं कि प्रोफेसर इलान चेट जैसे, या मेरे खुद के जो गुरु है डॉक्टर देशपांडे, इन लोगों ने 40-40 साल, 50-50 साल एक ही सूक्ष्म जीव पे काम किया है। यानी 70% उनके लाइफ उन्होंने एक सूक्ष्म जीवाणु पे या सूक्ष्म जीव पे दिया है। फिर भी उन सूक्ष्म जीवों का जो विवरण है, जो महत्व है, वह 1% से 5% सीख पाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति को समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा समय लगता है इन सब चीजों को, और इन सब चीजों के विवरण हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। जैसा यानी मुझे एक अचंभित हुआ था मैं, जब मैं भोपाल की लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करने के लिए बड़झरी करके जो गांव है भोपाल से 30 किलोमीटर, जब मैं बड़झरी गया तो मैं वहां पे जो 200 से 250 किसान जो आए थे, उन्हें एक सवाल पूछा था कि आप लोग में से
कितने किसान भाई ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं। दुर्भाग्य से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि वहां पे एक भी ऐसा किसान नहीं था जिन्होंने ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया। उन 200 किसानों में से एक भी किसान ऐसा नहीं था कि जिन्होंने ट्राइकोडर्मा लाइफ टाइम में कभी यूज किया है। बाद में मैंने ये सवाल पूछा कि आप ट्राइकोडर्मा यह सूक्ष्म जीवाणु युक्त प्रोडक्ट को जानते हो क्या, आपने कभी सुना है क्या किसी के माध्यम से कि ट्राइकोडर्मा खेतों के लिए उपयोग में आता है। तो उन 200 लोगों में से एक 5, 6 या 10 लोगों के हाथ ऊपर थे, और वह भी जो किसी ना किसी कंपनी में काम करते थे एग्रीकल्चर बेस्ड, उन लोगों के हाथ ऊपर थे। तो इसमें से हम लोग यह चीज समझ सकते हैं कि इन सब चीजों का महत्व किसान भाइयों तक नहीं पहुंचा है। कौन जिम्मेदार है इस बारे में चर्चा नहीं करना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने कहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमें खुद को, हर किसान को सोचना जरूरी है। जैसा पहले की एक सोच थी कि हर घर में से कम एक बंदा मिलिट्री में जावे, पर आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में से एक बंदा कृषि विज्ञान में काम करे, कृषि रिलेटेड रिसर्च में जावे, या कृषि रिलेटेड जो भी काम है उस काम में जाना जरूरी है। तभी यह सारी चीजें हम लोग समझ पाएंगे। यानी सुडोमोनास, बैसिलस, आर्थ्रोबैक्टर, फ्लैवोबैक्टीरियम, अल्कालिगन, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये तो सिंपल से मैंने एक 8-10 नाम आपके सामने ले रहा हूं, लेकिन लाखों अलग अलग सूक्ष्म जीव है। तो उन सभी पे अगर हमें उसका महत्व समझना है तो इसे समय देना जरूरी है। आने वाली कक्षा में हम लोग सारी चीजें सीखेंगे कि ये आर्थ्रोबैक्टर किस तरह से अलग अलग तरह के हार्मोन्स डेवलप करता है। इंडोल एसिटिक एसिड हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, लेकिन यह इंडोल एसिटिक एसिड बनाने वाला सूक्ष्मजीव आर्थ्रोबैक्टर है, फ्लैवोबैक्टर है। यहाँ पे जो लिखा है आर्थ्रोबैक्टर और फ्लैवोबैक्टर, मैं सुडोमोनास और बैसिलस पे इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यह चीजें एटलीस्ट किसान भाइयों को पता है, लेकिन आर्थ्रोबैक्टर है, फ्लैवोबैक्टीरियम है, इनके जो रोल है वह भी महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन यहाँ पे जो फ्लैवोबैक्टीरियम या फ्लैवोबैक्टीरियसी लिखा है, यह भी अलग अलग तरह का हार्मोन्स प्रोडक्शन में काम करता है। पर कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं, जैसा ये फ्लैवोबैक्टर जो है, ऐसा दिखाया गया है कुछ रिसर्च में कि जो पानी में की मछली होती है, उस मछली को इस बैक्टीरिया की दिक्कत हो सकती है। तो जैसा मैंने कहा कि हरित क्रांति उस समय की जरूरत थी। हम लोगों को भूख का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, खाना उपलब्ध नहीं था। उस समय 100% केमिकल फार्मिंग की जरूरत थी, क्योंकि पहले सर और बाद में पगड़ी 50 जो कहा जाता है कि पहले हमारे शरीर को खड़ा करने के लिए खाना जरूरी था, उसलिए केमिकल खाद जरूरी थे। लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस आज दिखाई दे रहे। और मुझे यह चीज और भी कहना है कि जो भी चीज करे वह सस्टेनेबल होवे। सस्टेनेबल का यही मतलब होता है कि आने वाली पीढ़ियों तक उसकी दिक्कतें ना होवे, उसके बारे में सोचना जरूरी है। और अगर हम लोग यूरोपियन पेस्टिसाइड डेटाबेस पे अगर जाके देखें, तो मैं ये कहता हूं कि उस पेस्टिसाइड डेटाबेस अगर हम लोग देखें, उसमें उसको समझे, तो आज जो भी खाना हम लोग खा रहे वो खाना बंद करे, ऐसी परिस्थिति है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले सब चीजें हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। और इसीलिए यानी जो 1995 से लेके आज तक जो भी काम करने का सौभाग्य मुझे मिला, बस वही 29 साल का जो काम है वह 1 साल 2 सालों में किसान भाइयों तक इन्हीं प्रेजेंटेशंस के माध्यम से जा सकता है। लेकिन
1 साल 2 साल यह चीजें समझ के, उसे पढ़ के और खुद करके यह सब चीजें जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, वही अल्का लिगेंड्स अमाइनो एसिड हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, अमाइनो एसिड बनाने में इस अल्का लिगेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सारी चीजें हम लोग आने वाली कक्षा में सीखेंगे। अभी यहीं पे मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। यानी यहाँ पे जो गोमाता का दूध है, गोमाता में हमें क्या क्या सूक्ष्मजीव मिलते हैं और वातावरण के अनुसार अलग अलग सूक्ष्मजीव हमें गोमाता के दूध में मिलते हैं। इन सब चीजों का विवरण आने वाले कक्षाओं में हम लोग करेंगे। और दूध जो फटता है सुडोमोनास और बैसिलस की वजह से फटता है, इन सब चीजों के बारे में भी चर्चा होती रहेगी। और अलग अलग तरह के जो केचुआ खाद हम लोग बनाते हैं, जैसा सिर्फ गोबर से ही केचुआ खाद नहीं बनता है, तो अलग अलग पौधों से भी केचुआ खाद बनता है। उस केचुआ खाद में क्या क्या हमें मिलता है, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग आने वाली कक्षाओं में सीखते रहेंगे। जी ओम। जी ओम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारी कक्षा में सर ये सर एक चर्चा चल रही थी कि जो सूक्ष्म जीव किसान लोग बना रहे हैं, तो जैसे एक सूक्ष्म जीव जो पिछले बार आया था कोरोना के समय में, उसने इतनी तबाही मचा दी थी, तो हमको कितनी सावधानी बरतना है, इस पर भी कुछ आप विचार व्यक्त करें। जी ओम। दादू, एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है, क्योंकि मैंने अभी इस कक्षा में जो एक चर्चा की कि हमें कुछ कुछ जैसा केमिकल फर्टिलाइजर के जो दिक्कतें हैं वो आज दिख रही है 60 साल 65 साल के बाद में। लेकिन 1990 में ही अलग अलग साइंटिस्ट लोगों को ये पता चल चुका था कि ये केमिकल फर्टिलाइजर कितने घातक है। लेकिन वह चीज आज हमें, यानी 1990 से आज हम लोग 2024 में है, 34 साल हो गए, उसके बाद में भी हम लोग उस केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करना बंद नहीं किए हैं और बंद नहीं कर सकते। और उसके जो दुष्परिणाम है वो 60 सालों के बाद में, जैसा 1960 में या 65 में चालू हुआ, 90 में समझ में आ गया, 30 साल में उसके दुष्परिणाम दिखना शुरू हो गए थे। क्योंकि इन सब चीजों के जो दुष्परिणाम है वो इमीडिएटली सामने नहीं आएंगे। और उसी तरह ये जो सूक्ष्म जीवाणु है, दादू आप सभी लोग मुझे हर बार कहते हैं कि अरे हम लोग ट्राइकोडर्मा से थोड़ा बाहर निकल के बिवेरिया बनाए, मेट्राइजियम बनाए। दादू मैं खुद जानता हूं, क्योंकि मैंने इन सब चीजों पे पढ़ाई की है। ट्राइकोडर्मा 1885 यानी आज के ऑलमोस्ट 140 साल पुराना कल्चर है, जो 1885 से उस पर कुछ ना कुछ रिसर्च हो रहा है। कहीं पे भी इक्का दुक्का अगर एप्लीकेशंस यानी कुछ पब्लिकेशंस अगर देखे तो वहां लिखा है कि कुछ लोगों में ट्राइकोडर्मा दिक्कत कर सकता है, लेकिन 99.9% लोगों में ट्राइकोडर्मा दिक्कत नहीं करता है। पर फिर भी जो चीज, जैसा आपने देखा होगा, इटारसी जब मैं आया था, मैंने शरद भैया को क्लियर कट आप सभी के सामने मैंने अलग तरह से डांट लगाई थी कि अगर आपको ये सब चीजें करना है तो स्वच्छता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेंटिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज क्या होता है कि अगर धूल मिट्टी अगर वहां पे होवे तो वह धूल मिट्टी की भी एलर्जी है। और वही ट्राइकोडर्मा सेफ है, इसके लिए ट्राइकोडर्मा पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और मैं हर लेबोरेटरी में, जितने भी फार्मर्स लेबोरेटरी है, उन लेबोरेटरी में सिर्फ ट्राइकोडर्मा बनाए, इस बारे में मैं बहुत बार कहता हूं। हर कोई चाहता है कि नहीं मैं बिवेरिया भी बना लूं, मैं मेटाराइजियम भी बना लूं। मैं ना कहने के पीछे कुछ रीजंस है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिवेरिया आप मल्टीप्लाई कीजिए। और इसीलिए मैंने आप सभी को लोगों को कहा कि आप कृषि विज्ञान केंद्र जाइए, कृषि विज्ञान केंद्र से बना बनाया बोतल लाइए, 1 लीटर का बोतल लाइए, आप उसका 10 लीटर बना लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं आती।
और एक चीज आप लोगों ने एक देखा होगा कि मैंने फॉर्मली आप लोगों को कहा है कि आप पाउडर फॉर्मुलेशंस के ज्यादा दिक्कत में ना पड़े, लिक्विड फॉर्मुलेशंस लाए, क्योंकि पाउडर जब होता है वो ड्राई होता है, ड्राई होने की वजह से उसका डस्टिंग होता है और डस्टिंग एलर्जिक होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि धूल की भी एलर्जी है। कुछ कुछ लोग खेतों में से जाते हैं तो अन्य कीड़े जो होते हैं वह कीड़े अलग अलग मेटाबोलाइट रिलीज करते हैं हवा में और उस वजह से हमारे स्किन पर रैशेस आती है। तो इन सब चीजों की दुष्परिणाम भी है और मेरा ये मानना है कि हम लोग अगर खाद और पेस्टिसाइड कम करें तो जो खाना अच्छे से मिलेगा गोमाता को, उससे गोबर अच्छा बनेगा और गोबर अगर जाएगा खेत में तो मिट्टी सुधारने वाली है। और एक चीज आप सभी लोगों ने, ये मैं मानता हूं कि अभी मिट्टियों में सूक्ष्म जीवाणु का संख्या 75, 80 या 90% कम हुआ है। धीरे धीरे यह सब लाइन पे आएगा, लेकिन जिस चीज को 60 से 65 साल गए, हमें 30 साल रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग 30 सालों तक, 40 सालों तक गोमाता का गोबर या अन्य पशुधन का गोबर नहीं डालते, तब तक वह मिट्टी लाइन पे नहीं आ सकती। आप माने या ना माने, हमें गोबर खाद या जो हरा चारा है वह चारा ही हमारी मिट्टी को सुधार सकता है। और यह सिर्फ किसानों का भी, यानी सिर्फ किसानों की जिम्मेदारी नहीं है, इसे मुझे ऐसा लगता है कि जो लोक नेता है इन सब लोगों को भी इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और अगर यह चीजें अगर ना सोची जाए तो आने वाला समय मिट्टी दिक्कत करेगा। जी ओम। आदरणीय शरद भैया आगे बढ़ाए, हैंड रेज हैं। जी बहुत अच्छा सर। और मैं डॉक्टर दुबे जी को बुलाता हूँ कि वो हमें अपनी प्रश्न। तुलीराम सर। जी धन्यवाद शरद भैया, धन्यवाद शरद भैया, सदन को प्रणाम। डॉक्टर साहब, मेरा एक निवेदन है कि अपन जो डीएपी कंपनी जो डीएपी बनाती है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से उसका बॉन्ड तोड़ती है, और अपने जो ट्राइकोडर्मा है उसमें तो इतने माइक्रो 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 माइक्रोब्स हैं कि वो सल्फ्यूरिक एसिड का जो रिएक्शन है वो कैसे सहन करता होगा। हम लोग क्या करते हैं, डीएपी को उसके साथ में मिलाते हैं, ट्राइकोडर्मा के साथ में, और उसके बाद में बोनी कर देते हैं। तो फिर वो इसके बारे में बताइए कि वो तो फिर मेरे हिसाब से तो मर जाते होंगे। एक्चुअली तुलाराम जी, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। और कैसा होता है कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसा मेटाराइजियम पे मैंने 2001 से 2009 तक मेरे पीएचडी के समय काम किया। मेटाराइजियम का हम लोग प्रोडक्शन चावल पे करते थे, और चावल पे प्रोडक्शन करने के बाद में मेटाराइजियम अलग हो जाता था और चावल अलग होता था। यह करने का एक मशीन था, और वह मेटाराइजियम जो अलग सेपरेट हो जाता था वो पाउडर में -80 डिग्री के फ्रीजर में रखता था, -80 डिग्री के डीप फ्रीज में रखता था। और 5 साल रखने के बाद में मेटाराइजियम का जो वायबिलिटी है, यानी 80% से ज्यादा मेटाराइजियम जीवित था 5 साल के बाद में -80 डिग्री में। अब आप सोचिए कि अगर हम लोग 10 मिनट भी कोई कोल्ड स्टोर में जाके खड़े हो जाए या आधा घंटा अगर खड़ा रहना चाहे तो हम खड़ा नहीं रह सकते। और यही मेटाराइजियम जो -80 में 5 साल तक जीवित था, यही मेटाराइजियम 80 डिग्री जब मिट्टी का टेम्परेचर होता है, क्योंकि मई महीना में बहुत ज्यादा गर्मी होती है यहाँ विदर्भ में, 48 डिग्री तो वातावरण का टेम्परेचर जाता है, लेकिन मिट्टी का टेम्परेचर 60 से 70, कभी कभी 80 डिग्री जाता है। तो उस गर्मी
वाली जो मिट्टी है उसमें से भी हम लोगों ने मेटाराइजियम आइसोलेट किया है, यानी +80 -80 इस रेंज में यह सूक्ष्म जीवाणु जीवित रहते हैं। और आप सोचिए कि हम लोगों ने इतने सालों से 1960 से लेके आज तक कितना अलग अलग फर्टिलाइजर डाला है। उस डालने के बाद में भी, जैसा मैं मेरी बात कर रहा हूं 2001 से 2009 तक की, जहां मैंने पीएचडी में काम किया, और हम लोग मिट्टी के सैंपल लाते थे और उसी में से मेटाराइजियम के 64 अलग अलग स्ट्रेन्स हम लोगों ने आइसोलेट किए मिट्टी में से। अब आप सोचिए, केमिकल फर्टिलाइजर तो उस खेतों में 1960 से गया ही होगा। मैं ऐसा बोलूंगा किसी ने नहीं यूज किया शुरुआती दौर में, लेकिन 1970-75 के बाद में या 80 के बाद में हर कोई फर्टिलाइजर यूज करना शुरू किया। तो ये फर्टिलाइजर जब मिट्टी में जाता है और जब मिट्टी का टेम्परेचर 70 डिग्री होता है तो वहां एक अलग रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन में भी यह सूक्ष्मजीव जीवित है। आज अगर कोई ऐसा कहे कि 100% सूक्ष्मजीव खत्म हुए, नहीं हुए हैं। अभी भी जो 20%, 25% जो सूक्ष्मजीव है, इतना केमिकल यूजेस के बाद में भी वो जिंदा है, तो वह स्ट्रांग होते हैं। लेकिन 60 साल में जो 80% खत्म हुए, आने वाले और 60 साल हम लोग यूज करें, फिर यह 90-95% से ऊपर खत्म हो जाएंगे और सारी चीजें दिक्कत में आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका खाना यानी केमिकल फर्टिलाइजर के साथ में गोमाता का गोबर जाना बहुत जरूरी है, ताकि कम से कम गोमाता के गोबर के ऊपर वह जीवित रह सकते हैं और हमारा भी काम हो सकता है और उनका भी काम हो सकता है। जी ओम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा। अब गुजर साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ। गुजर साहब आप आए। माइक खोलो, माइक। गुजर जी माइक खोलिए। खोल रहा हूँ सर, खोल रहा हूँ। मैं सभी का सत सत नमन करता हूँ कि युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए आपने जो मुहिम चलाई है, मृदा को बचाना है, मानव को बचाना है, पशुधन को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है और जल को दूषित से बचाना है। तो ये मुहिम युवा पीढ़ी को, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वहां पर लड़के लड़की है, कृषि विज्ञान केंद्रों में है, उनको ज्यादा जागरूक करना अनिवार्य होगा। किसानी जो कर रहे हैं और किसान के लड़के एग्रीकल्चर में पढ़ने गए, वहां पर किताबी ज्ञान में रासायनिक का ज्ञान देते हैं। ये रिसर्च क्यों नहीं करवाते हैं? आपने जो प्रैक्टिकल किया, रिसर्च किया कि इतने टेम्परेचर में ये बैक्टीरिया रहता है, इतना हाई लेवल गर्मी में मई जून में ये जिंदा रहता है, तो ये बातें मैं केशवानंद विश्वविद्यालय में गया था और एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय आनंद 16 में 2 फरवरी को गया था, वहां पे भी मैंने ये सेशन किया था। आज वो मैं देख रहा हूं कि आपने फोकस दिया है इस संस्था के माध्यम से। उस टाइम पे 16 में 2000 फरवरी अपने 16 में 2 फरवरी को मेरा 5 मिनट का सेशन था। इसी गौ माता के ऊपर मैंने सेशन दिया था वैज्ञानिकों को कि सचेत हो जाइए, वरना मृदा के अंदर जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ये तो विलय होने का दिन आ रहा है। हाँ, विलय पूरे ब्रह्मांड में से नहीं होंगे, पूरे अपने खेती में जहां रासायनिक चल रहा वहां होंगे। जो जंगल है वहां अवेलेबल पर्याप्त है, क्योंकि कोई रासायनिक जिन जा रहा है। अपनी भूमि से जो खेती करते हैं उससे 10 फीट, 100 फीट, 500 फीट, 1800 मीटर ऊपर है।
पर फिर भी उसके ऊपर असर क्यों पड़ रहा है? जल की वजह से। जो कार्बन अपनी भूमि में डाउन होता जा रहा है, जंगल में नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर पतझड़ झड़ती है और अपने सच्चे किसानों के मित्र प्राकृतिक केचुआ वहां अवेलेबल है। ये मैंने स्वयं ने प्रैक्टिकल किया। और सर जी, जब मैं जंगल में जाता हूँ गाय भैंस चराने के लिए, वहां देखता हूं मैं, और आज भी वहां का जल जब झरनों से अपन पीते हैं, इतना अमृतमय होता है कि पूछो मत बात। आज अपने नदी नालों में सब में दूषित पानी जा रहा है। इसकी वजह क्या है? आज सब बोल रहे हैं कि परंपरागत प्राकृतिक खेती मैं कर रहा हूं, पर दूसरे अपने जो फार्म है उससे ऊपर वाला फार्म है, खेती है, वह किसान अगर केमिकल डाल रहा है, बरसात के टाइम पे तो उसका पानी भी उसके नीचे आएगा ही आएगा। तो 2%, 5% जो भी है, जो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, असर उसको भी तो देगा, परंपरागत प्राकृतिक खेती करने वाले को। तो ये जब तक रासायनिक धीरे धीरे बिल्कुल विलय बंद नहीं होगा। गुजर जी, कोई प्रश्न हो आपका तो पूछो। नहीं, इस प्रश्न तो संबंध में आपने जो बताया 100% बैक्टीरिया के विषय में, ये ट्राइकोडर्मा कैसे बनाया जाता है, ये मैंने भी एक प्रैक्टिकल किया था ट्राइकोडर्मा का। गाय के कंडे, गोमूत्र, इसकी बूंद बूंद से बनाया था, मेरे गुरु ने बताया था। वो भी सत्य है या फिर और कोई? किसानों को जागरूक तो करिए ना सर। ट्राइकोडर्मा किसान भी बना सकता है कि नहीं बना सकता है? जी सर। ट्राइकोडर्मा किसान बना सकता है, और अभी 200 से 250 किसान ऐसे हैं कि ट्राइकोडर्मा खुद अपने खेतों में बना रहे हैं, और 5000 से ज़्यादा किसान ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इसका प्रशिक्षण 1 या 2 दिन का लेवे और 1 साल भर अगर प्रैक्टिस करें, तो आप मास्टर ट्रेनर करके अन्य किसानों को भी सिखा सकते हैं। और अपने घर की जो सामग्री है, जी जैसा बाजरे का आटा है, जी गोमाता का गोबर का जो कंडा है, जी तो वेस्ट चाय पत्ती है, जी ज्वार की जो रोटी है, इन सब जी चीजों का उपयोग करके ट्राइकोडर्मा बन सकता है। बहुत जी अच्छा सर, सर। और ये प्रयोग किया सर मैंने। जी, हमारे गुरु ने जो बताया था, जो आपने बताया वही बताया, और वही रिसर्च करके वही प्रैक्टिकल किया। जी सर। ओके सर। गुजर साहब बहुत धन्यवाद आपके क्वेश्चन। और आपको कभी डिटेल चाहिए हो तो हमारे दादू जी का नंबर ले लीजिएगा, रमेश दादू का। और हाँ आप डिटेल में जो हम लोग लैब में यहाँ पे नर्मदापुरम में बना रहे हैं, जी तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी कि किसान कैसे बना रहे हैं, जी और आप उससे सीख भी सकते हैं। जी सर। जी, मैं अब समय थोड़ा कम है, तो जी अनिल जी को बुलाता हूँ, उसके बाद फिर पवन सर जी को बुलाएं। अनिल जी। जी, सज्जन को सादर प्रणाम। भाई साहब आपको सादर प्रणाम, जो समय दिया। मैं सर यही पूछना चाहता हूँ कि हमको समझ में नहीं आ रहा था, क्या आ रहा है कि मैं जो हूँ यहाँ से गाजीपुर हमारे पास है, मऊ में डिस्ट्रिक्ट पास है, और लगभग हमको और 1-2 जगह और कहीं बलिया में जाने का मौका मिला, लेकिन ये जो बना बनाया ये कल्चर जो है ये उपलब्ध नहीं होता है। तो मैं बड़ा असमंजस में हूँ कि इस संबंध में हम करें तो क्या करें। जी सर एक काम करते हैं हम लोग, आप मुझे आपके जो, जैसा आपने उस दिन मऊ कहा था, मऊ, गाजीपुर और 4-5 जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है उसके नाम भिजवा दीजिए जो आपके आसपास में है। मैं मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल से बात करके मैं यह देखता हूँ कि आपको वो कल्चर्स मिल जाए। जी ठीक कर रहे हैं सर। ये मऊ में है, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ तो हमको लगता है कि जब तक कोई संबंध ना हो, किसी के से माध्यम से न जाइए, तो वो सुनने को तैयार ही नहीं है, कुछ कोई बताने के लिए तैयार नहीं है।
मैं इसी संबंध में सर बताऊं, मैं मिट्टी की जांच कराने के लिए रायबरेली गया था, जहाँ डॉक्टर विनय कुमार वर्मा जी हैं, बहुत हमारा हेल्प किए।